हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 29 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है आपका दोस्तों, कुट्टीयाडी कोकोनट इन लाइन ऑफ जीआई टैग। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये देखिए आप फोटो में देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो फोटो में दिख रहा है आपको ये दोस्तों, ये कुट्टी नाड़ी मतलब कोकोनट है। इसमें खास बात क्या है ना दोस्तों, इसको यील्ड होने मतलब इसकी यील्डिंग जो प्रॉपर होती है, मतलब जो एक तरह से मतलब जो मतलब फल आते हैं ज़्यादा ज़्यादा वाले, है ना, वो 5 साल के अंदर में अच्छा खासा इसका यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ये 5 साल के अंदर में ही देने लग जाता है। ऊपर से ये समझ लीजिए इसका जो लाइफ पीरियड होता है ना, ये भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, 100 से 150 साल तक है ना। और इसका क्या है ना, जो इसका कर्नल पार्ट होता है, जो वाइट वाला पार्ट अंदर का होता है, उससे ऑयल भी बहुत काफ़ी मात्रा में निकलता है। ठीक है। अब कुट्टीनाड़ी कोकोनट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको चाह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, इसको चाह रहे हैं कि मतलब कि इसको जीआई टैग मिल जाएगा। जीआई टैग मिल जाएगा तो थोड़ा सा क्या इसको सपोर्ट मिल जाएगा, इससे जुड़े जुड़े जितने भी फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिल जाएगा। अब जीआई टैग का मतलब है कि इस पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन को फेमस कर देगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, है ना। कम से कम 10 साल के लिए तो एटलीस्ट होता ही है ना। इससे क्या इनका मतलब बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इनको फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक है। अब कुट्टीयाडी कोकोनट कहाँ से है दोस्तों? तो ये कोच्चिकोडे डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे है। ठीक है। इसी के लिए प्रपोज किया जा रहा है कि मतलब इस एरिया के जो कोच्चिकोडे डिस्ट्रिक्ट है ना केरला के, इसी के एरिया के जो कोकोनट है, कुट्टीयाडी कोकोनट, इन्हीं को जीआई टैग बनाने की मतलब देने की बात की जा रही है कि इनको मिल जाए। ठीक। अब एक्चुअली क्या है, जैसे इसमें एक बीमारी होती है दोस्तों, एक मतलब आप समझ लीजिए माइट है, मंडारी नाम का, ये काफ़ी इफेक्ट करता है। अब जैसे इसको जीआई टैग मिल जाएगा तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है ना। अब तो इस चीज़ से भी मतलब बचाया जा सकेगा ताकि कंजप्शन मतलब प्रोडक्शन और ज़्यादा हो उसमें। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो ऑयल निकालते हैं जिससे, वो जो ड्राइड कर्नल, जो सूखा वाला पार्ट होता है अंदर का ना नारियल का, उसे कोपरा कहते हैं दोस्तों। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एडिबल पार्ट जो होता है कोकोनट का कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कोपरा। ठीक है। और वो खासियत तो मैंने आपको बता दी दोस्तों, हाई यील्डिंग होता है, 5 साल के अंदर में अच्छा खासा ये उपज होने लग जाती है इससे। ठीक है। लाइफ ऑफ ट्री मतलब 100 साल से भी ज़्यादा, 100 से 150 साल तक भी इनका जाता है दोस्तों, है ना। और उसके बाद इनके जो फ्रूट होते हैं नॉर्मल जो होते हैं, मतलब कोकोनट ट्री मतलब उनके जो फल होते हैं उससे ज़्यादा बड़े होते हैं। इवन जो इनके कर्नल होते हैं, जो मतलब गरी वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, वो इवन मोटा होता है। और इनके जो कर्नल है, जो ड्राई कर्नल हो जाता है जिसको कोपरा कहते हैं, इससे जो तेल जो निकलता है दोस्तों प्रोडक्शन, वो भी एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल कोकोनट ट्री होता है ना, उससे ज़्यादा निकलता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसमें जीआई टैग होता क्या। देखिए दोस्तों, जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ये मतलब आप समझ लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, मतलब उसका नाम या साइन, मतलब कोई एक नाम मान लीजिए या साइन या सिंबल हो गया किसी प्रोडक्ट के लिए, है ना, जो उसको स्पेसिफाई करेगा उसके जियोग्राफिकल लोकेशन को या ओरिजिन को। ठीक है। उसी को कहा जाता है जीआई टैग। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में कोई एक स्पेशल चीज़ उग रही है, ठीक है, वो वहीं की फेमस है, तो वहाँ के अगर जीआई टैग दे देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये यहीं से आता है, यहाँ का नेचुरल है, यहाँ पे नॉर्मल मतलब जो मतलब ओरिजिनल मिलेगा। तो क्या है कि वहाँ का मतलब आप ये समझ लीजिए वहाँ से लोग मंगाना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे, वहाँ का बिजनेस ग्रो हो जाएगा, है ना। ऊपर से उस प्रोडक्ट को मतलब एक तरह से मतलब प्रमोशन मिल जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। ठीक है। ये जो लोकेशन है, ये एक टाउन भी हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, एक पर्टिकुलर कंट्री भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है। अब ये कैसे आया है? तो दोस्तों जैसे कि इंडिया WTO का मेंबर है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब ये जान लीजिए, इससे पहले एक था गैट काम करता था, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये 1 जनवरी 1948 में बना था और 1 जनवरी 1994 तक लगभग, जब तक मतलब ये मार्कस एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इस पर मतलब काफ़ी कंट्रीज ने मतलब अपने साइन किए थे, है ना। अब ये साइन क्यों था? ये साइन इसीलिए था कि इसको चेंज करके इसका एक एडवांस वर्जन, एक सक्सेसर जो है WTO को लाया जाए। ठीक है। तो ये जान लीजिए जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये मतलब दुनिया भर में जो टैरिफ और ट्रेड वाला काम होता था ना, वो ये संभालता था। और उसके बाद कौन संभाल रहा है? WTO संभाल रहा है। ठीक है। तो ये कब से कब तक था? 1 जनवरी 1948 से 1 जनवरी 1994 तक था। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जस्ट इसके मार्किस एग्रीमेंट के बाद, मतलब 1 जनवरी 1995। मार्किस इसलिए वो एग्रीमेंट बोला जाता है क्योंकि मार्किस में हुआ था। मार्किस यहाँ मोरक्को में एक जगह है, ठीक है, 1994 में। ठीक है। और 1 जनवरी 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया, किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है ना जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। मेंबर इसमें 166 है, 166। यूएन के जो मेंबर हैं 162 हैं। और एक यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके बाद हांगकांग हो गया, मकाओ हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया। डायरेक्टर जनरल अभी इसके कौन है? नगोजी ओकुंजो अवेलिया वियेला। ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है। तो जैसे कि इंडिया भी मेंबर है, इंडिया मेंबर है WTO का। ठीक है। तो इसीलिए जो इंडिया मतलब WTO ने ही एक मतलब एक एग्रीमेंट कर रखा है कि मतलब एक उसका एक आर्टिकल पर्टिकुलर है जो डिफाइन करता है ना। तो उसी के तहत मतलब उस इंडिया ने भी अपना मतलब जीआई टैग खोला, मतलब बनाया है, मतलब क्योंकि वो इंश्योर करता है कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ के पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन पे मतलब जो भी जीआई टैग्स वाली मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब सेव करने के लिए एक काम मतलब इस तरीके से करें ताकि उनको उनका प्रमोशन भी हो और उनका कोई कॉपी भी ना कर सके। ठीक है।
तो वही है, इंडिया एज ए मेंबर ऑफ WTO इनेक्टेड कौन सा, GI ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही एक्ट लाया गया था किसके तहत, WTO को इनेक्ट करने के तौर, मतलब जो एग्रीमेंट WTO का है ना उस एज पर उसके, ठीक है। तो अब ये जब आया 1999 में इसका एक्ट, तो ये मतलब केम इनटू इफेक्ट कब से, 2003 से, मतलब 15 सितंबर 2003। और उसके बाद इसके जस्ट बाद 2004 में किसको दिया सबसे पहले, मतलब GI टैग, तो वो था दार्जिलिंग टी को, ठीक है। फर्स्ट GI टैग जिसको दिया गया था वो है दार्जिलिंग टी, ठीक है। ये डिफाइन किए, मतलब ये जो मतलब आपका ये WTO है ना, ये किसके अंदर डिफाइन है, मतलब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये है आर्टिकल 22(1) ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, ठीक है। इस अंडर, मतलब इसी के अंडर में डिफाइन है, ठीक। अब ये फर्स्ट ये हो गया। और ये क्या करता है, इंश्योर, ये करता है ऑथेंटिसिटी, मतलब ये अगर किसी को GI टैग दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए वो मतलब जिम्मेदार है कि हाँ वो सही चीज़ बता रहा है, आपको ओरिजिनल चीज़ ही है, ठीक है। ये प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन, जो भी है वहाँ के लोग हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि कोई और उसका यूज़ या उसका नाम यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि मार्केट में इसका रिकॉग्निशन बढ़ सकता है, कोई डुप्लीकेसी होगी नहीं, है ना। और इम्प्रूव करता है क्या, फार्मर्स की इनकम में, जो आर्टिस्ट, सिर्फ ये जानिए GI टैग सिर्फ ये किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं दोस्तों, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके लिए भी होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है ना जी। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने गाना बनाया तो उसके लिरिक्स मतलब किसी और को कोई कॉपी नहीं कर सकता है ना। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी ने मतलब कोई मशीन बनाई है ना, वो भी इन्वेंशन है, अब उसके जो डिज़ाइन है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो सब चीज़ के लिए प्रोटेक्शन दिया था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी वन ऑफ देम है, ठीक है। अब जब GI टैग मतलब टैग मिलता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल के लिए, और रिन्यूएबल है, मतलब हर 10 साल के लिए, मतलब अगर आप जैसे रिन्यू कराएंगे तो फिर से 10 साल के लिए हो जाएगा, फिर रिन्यू कराएंगे तो फिर 10 साल के लिए हो जाएगा, मतलब इनडेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है किसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, किसके थ्रू किया लगाया जाता है, तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब WTO तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। थोड़ा सा कोकोनट के बारे में जान लेते हैं। तो कोकोनट को देखेंगे दोस्तों, तो कोकोनट का जो प्रोड्यूसर के हिसाब से देखेंगे तो नंबर 1 रैंक पे ग्लोबली देखेंगे इंडोनेशिया है, ठीक है। सेकंड पे आपका फिलीपींस हो गया, और थर्ड पे आपका आ जाएगा इंडिया, ठीक है। और एज ए प्रोड्यूसर इंडिया में देखेंगे तो नंबर 1 पे कर्नाटका, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे केरला, ठीक है। और ये कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड भी काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है, केरला के, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था ये, कि मतलब वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे कोकोनट की प्रोडक्टिविटी एज पर मतलब एरिया सबसे ज्यादा होती है, तो वो है लक्षद्वीप, मतलब हाईएस्ट कोकोनट प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए, हाँ ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन में आप मतलब वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए कि GI टैग इन इंडिया इनेक्टेड बाय विच एक्ट, ठीक है, पॉज करके बताइए, ठीक। फिर चलते हैं हम लोग सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, ये है रिटायर्ड जजेस सलाम शाह कमेंट ऑन सालवा जुडून डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली क्या ये कुछ नहीं है दोस्तों, एक बहुत पहले ना एक मतलब डिसीजन दिया था, मतलब एक्चुअली क्या है, अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने डायरेक्ट नाम लेके बोल दिया ना। उन्होंने बोला कि जो बी सुंदरसन है, इन्होंने एक मतलब ऑर्डर पास किया था, ये समझ लीजिए 2011 में, सालवा जोडुम के लिए। सालवा जोडुम कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से मतलब स्पेशल पुलिस फोर्सेस होती थी, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते थे ना, उनको मतलब एक स्पेशल पुलिस फोर्स बना के, क्योंकि वो लोग लोकल थे तो उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके जो नक्सलवाद थे ना, उन्हीं के खिलाफ लड़ाई करते थे। इससे क्या है कि सोचा जा रहा था जल्दी जल्दी मतलब नक्सलाइट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को मतलब उन्होंने मतलब रोक दिया था, बैन कर दिया था कि भाई ये मतलब गरीब लोगों को आप मतलब इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब लोगों को मतलब पुअर ट्रेनिंग देके आप ऐसे डायरेक्ट मैदान में उतार नहीं सकते, ठीक है। ये लोग ट्रेंड पर्सन नहीं होते, ठीक है। और उनके मतलब हथियार वापस मंगवा दिए, मतलब करवा दिए थे, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए अमित शाह जी ने बोले थे, अगर मान लीजिए जस्टिस बी सुंदरसन ने उस समय ये सालवा जुडूम जजमेंट 2011 नहीं दिया होता तो अभी तक नक्सलिज्म खत्म हो गया होता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने इस चीज़ से मतलब नक्सलिज्म को सपोर्ट किया है। तो यही सारे के सारे जज नाराज हो गए, बोले कि आज हमको बोलिए, कल किसी और को बोल देंगे। इसीलिए इंडिया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब आप ये समझ लीजिए, कोर्ट जो है या फिर जस्टिस जो है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस पे सवाल निकाला इन्होंने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये ना होता तो 2020 तक नक्सलिज्म खत्म हो गया होता। मतलब कौन कह रहे हैं, मतलब अमित शाह जी कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सालवा जुडूम केस था क्या 2011 का। तो सालवा जुडूम क्या है, एक एंटी नक्सल विजिलेंट कौन होते हैं दोस्तों पता है। जैसे कि वो सोचते हैं कि मतलब सरकार मतलब
के अंदर दम नहीं है किसी चीज़ को सही करने के लिए, इसीलिए खुद के सामने मतलब खुद अपने तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही एंटी नक्सल विजिलेंट जो मूवमेंट था, ठीक है, इन्हीं के खिलाफ नक्सल विजिलेंट जो होते हैं, जो मतलब हथियार का यूज़ करके मतलब अपनी बात रखने के लिए, है ना, वो यूज़ करते थे, तो उन्हीं के खिलाफ ये मतलब एक तरह का मतलब मूवमेंट था छत्तीसगढ़ में 2005 से स्टार्ट था। तो ठीक है, इसमें क्या करते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, ठीक है, उनको आर्म्ड किया जाता, मतलब उनको हथियार दिया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था, उनको यूज़ किया जाता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, किसके दो अगेंस्ट माओस्ट, यही नक्सलाइट जो होते हैं उनको माओस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या हुआ दोस्तों, तो उसके बाद जब ये चल रहा था तो एक जजमेंट आया, ठीक है। उस समय केस कौन सा था, वो 2011 का केस है, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें ये बोला गया कि जो सलवा जुडोम है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, क्योंकि ये किसको वायलेट करता है, ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ये कह के उन्होंने मतलब इसको बैन कर दिया और हथियार बोला गया कि वापस ले लीजिए इन सबसे, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जानने वाली बात क्या है दोस्तों, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म, हाँ यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे आप, अब मैं आपको दिखता हूँ नक्सलाइट्स दोस्तों, ये देखिए नो प्रॉपर है ना, ये जो लोग हैं ये नक्सलाइट्स हैं, है ना। और अगर देखेंगे इफेक्टेड एरिया में देखेंगे तो सबसे हाईली इफेक्टेड रेड वाला पोर्शन है, जैसे छत्तीसगढ़ वाला जो बहुत इफेक्टेड है, झारखंड वाला हो गया, थोड़ा सा इधर भी है ना। उसके बाद हम सबसे मार्जिनली कम इफेक्टेड वाली जैसे महाराष्ट्र में भी कुछ कुछ है ना, ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना। और उसके बाद ये जो येलो मतलब येलो वाला है, मतलब ऑरेंज वाला है, ये मॉडरेटी है, मतलब कम, थोड़ा मतलब हाईली इफेक्टेड नहीं है उतना, ठीक है। और इसके बाद ये तो नक्सलाइट्स आपने देख लिया दोस्तों, है ना। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है दोस्तों, एक्चुअली यही जान लीजिए दोस्तों। वेस्ट बंगाल में एक जगह है, ठीक है, उस जगह का नाम है नक्सलबारी। इस नक्सलबारी में पहली बार 1967 में ये स्टार्ट हुआ था, क्या, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें ये कहा मतलब सोच होती है कि लोगों का कि मतलब सरकार को के अंदर इतना दम नहीं है कि वो सब चीज़ को ठीक कर सके, तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग को सामने आना पड़ेगा और हम लोग को रिबेल करना पड़ेगा, हथियारों के दम पे मतलब सत्ता में आना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मेंटलिटी रहती है, मतलब कोई चीज़ सही कराने के लिए मतलब आर्म फोर्स का मतलब हथियार उठाना जरूरी है, ये इस तरह की मेंटलिटी होती है इनकी, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में नक्सलिज्म कहलाया जाता था। और नक्सलिज्म क्यों, क्योंकि नक्सलबारी से 1967 में स्टार्ट हुआ। इसका एम क्या होता था, जो सोसाइटल और पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए उनको रिवोल्यूशन करना जरूरी होता, मतलब वायलेंट मेथड बहुत जरूरी है कोई भी सोसाइटल या पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए, ये उनका मानना मानसिकता होती है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये माओइस्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, जो कि किससे इंस्पायर है, तो जो चाइना के माओ जेडोंग है ना, उनके प्रिंसिपल्स पे इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब इसके लिए फैक्टर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए ट्राइबल्स का बार बार डिस्प्लेसमेंट हो जाना, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से उनको हटा देना, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मतलब उनको मतलब उनकी चीज़ें जो मतलब पहले यूज़ करते थे वो लोग कंजप्शन के लिए या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को अपने लिवलीहुड के लिए यूज़ करते थे, उसको यूज़ नहीं करने देना, है ना। इस तरह की चीज़ें मतलब थोड़ा सा भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें क्या है कि उनके अंदर एक मानसिकता मतलब खराब वाली मानसिकता पैदा कर देती है सरकार के खिलाफ। इससे क्या होता है कि आसपास तो ये लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले घूमते ही रहते हैं, तो फिर उनको भड़का देते हैं, ठीक है, आओ हम लोग ठीक करते हैं साथ में मिलकर, ये लो बंदूक, ये करो वो करो, है ना। बेचारे भोले भाले होते हैं, इसीलिए मतलब समझते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ पे रोड होगा, हमारे घर होंगे, हमारे बच्चे सही हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी, ये सब चीज़ें मतलब उनको भटका के उनका यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव किए गए थे इन सबको सही करने के लिए, उसमें जैसे आगे आपका नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015। इसमें क्या है ना, इसमें बस ये है कि जो लोग मतलब नक्सलिज्म हैं उनको मतलब सही ट्रैक पे लाना, उसके बाद मतलब उनके, और मेन इसका मैटर क्या था ना, जो भी मतलब ट्राइब्स वो हो रहे हैं मतलब डिस्प्लेस हो रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को रोकना, उनको मतलब ज़रूरी चीज़ों से यूज़ करने से मना कर, मतलब रोकना नहीं, जैसे नॉर्मल रिसोर्सेज जो यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उनका जीवन यापन उस पर है, अब रोकोगे तो फिर उनको कोई ना कोई यूज़ करके इन सब चीज़ों में लाएगा। तो यही सब पॉलिसी है कि मतलब किस तरह चेंज किया जाए। और एक इनिशिएटिव था दोस्तों, एक समाधान डॉक्ट्रिन, ये एक तरह का मतलब आप समझ लीजिए पूरा रूल बुक है, किस तरह मतलब नक्सलिज्म को खत्म किया जाए। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2017 में लॉन्च हुआ था। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को मतलब टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, ट्रेनिंग और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करके मतलब खत्म करने की बात करता है। मतलब पूरा पर्टिकुलर एक रूल है कि इसको फॉलो करेंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट हो गया, उसके बाद आप समझिए कुछ इलाइट फोर्सेस हो गए, ठीक है। इलाइट फोर्सेस में मतलब एक तो जान लीजिए ग्रे हाउंड जो आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी, ये स्पेशलाइज्ड कमांडो फोर्स है, पर इसमें ध्यान रखना एक बस्तरिया बटालियन है, ये छत्तीसगढ़ में। ये क्या है, लोकल जो ट्राइबल यूथ होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अब जैसे कि वो लोग वहाँ से जानते हैं वो उस एरिया को, तो वो लोग ज़्यादा सही से कर पाएंगे ना, इसीलिए उनको रिक्रूट किया जाता है।
उसके बाद एक ध्यान रखना दोस्तों, एक बंदोपाध्याय कमेटी 2016 में बनी थी इस चीज़ को मतलब स्टडी करने के लिए। तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन भी दिए थे कि अगर आप इनका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ट्राइबल्स का, तो मतलब इनको सही से रिहेबिलिट करवाइए, इनके मतलब जीवन यापन का ध्यान रखिए, इनके लिए मतलब कुछ सुविधाएं आप करवाइए। तो ये सब चीज़ें थी, और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट ना हुई, इनसे भेदभाव ना करिए, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी, अपने रिकमेंडेशन भी दिए थे कि कैसे मतलब इसको कम किया जाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए वीडियो पॉज करके कि वाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कॉल्ड एज नक्सलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर की तरफ। ये है दोस्तों, इंडिया रिसीव सेकंड GE-F404 इंजन फॉर LCA, मतलब ये आपका हो गया लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A जेट्स। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये वाला जेट देख रहे हैं, इसकी सवारी हमारे PM मोदी जी ने भी किया है। ये ट्रेनिंग वाला है दोस्तों, 2 सीटर वाला, जिसपे मतलब मोदी जी बैठे थे। ठीक है, ये देखिए, ये बिना टेल वाला होता है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तेजस। ये इंडिजीनियस है दोस्तों, ये प्रोग्राम लगभग लगभग 1984 में स्टार्ट किया गया था इस प्रोग्राम को। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, मतलब तेजस के नाम से हैं। ये प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था? 1984 में। ये मतलब 1983 से स्टार्ट हो गया था, पर मान लीजिए 1984 में ही एक तरह से इनिशिएट किया था, जब स्टेब्लिश हुआ था किसका, ADA का, मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक तरह से हेड का काम करेगा, जो इसको मैनेज करेगा इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, किसके अंडर में आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ DRDO, ये DRDO है। ठीक है, अच्छा ये डी है ना, ये आर ज्यादा हो गया, हाँ DRDO। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मतलब पहले हमारे यहाँ पे मतलब MiG-21 एयर फाइटर जेट चलते आ रहे हैं ना, पहले से काफी डिकेड चलते आ रहे हैं, मतलब एक तरह से बैकबोन मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स की, इनको रिप्लेस करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था, ताकि मतलब इंडिजीनियसली डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और ये तेजस जो है 4.5 जनरेशन के जेट है दोस्तों। ठीक है, 5th जनरेशन का सिर्फ एक ही है, वो भी अभी प्रोग्राम है, वो देखिए 2028 तक शायद उसका प्रोटोटाइप आएगा, और 2030 या 35 तक वो बन के मतलब इंडियन एयरफोर्स या नेवी में मतलब आ जाएगा। ठीक है, वो मतलब 5th जनरेशन का आम का जो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये डिजाइन तो यही होगा, ADA है अंडर DRDO, मैन्युफैक्चर इसको हाल कर रहा है, हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें की फीचर क्या है दोस्तों, इस तेजस के की फीचर क्या है? ये मतलब लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है और टेललेस है, मल्टी रोल सुपरसोनिक, मतलब जिसका मैक स्पीड 1 से ज्यादा हो। ठीक है, मैक 1 से ज्यादा हो। ठीक है, और मैक 5 से ज्यादा हो गया तो वो हाइपरसोनिक हो जाता है। ठीक है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट, ये मतलब एयर टू एयर हो गया, या एयर टू सरफेस हो गया, या प्रिसाइजन वाज गाइडेड वेपन्स इसमें लगे रहते हैं, मतलब और काफी दूरी से, मतलब दुश्मन के इलाके में उतना घुसे बिना ही मतलब ये फायर कर सकते हैं, और प्रिसाइजली मतलब जाके उसको हिट भी होगा। ठीक है, और इसमें ये फैसिलिटी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, स्पीड इसकी 1.18 है मैक। ठीक है, 1 से ज्यादा है ना, सुपरसोनिक है, तो मतलब लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पेलोड मतलब कितना ये मतलब हथियार लेके जा सकता है ऊपर, तो मतलब ये 4000 kg तक का लेके जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके वेरिएंट अलग अलग हैं दोस्तों, जो मोदी जी जिसमें बैठे थे वो तेजस ट्रेनर था, 2 सीटर वाला है ना। उसके बाद LCA हो गया, नेवी है। ठीक है, ये क्या है कि मतलब ये भी एक कैरियर कैपेबल वेरिएंट है, और 2 सीटर भी है और सिंगल सीटर दोनों आता है इसमें, LCA नेवी। और LCA तेजस नेवी मार्क 2, ये इसी का एडवांस वर्जन है दोस्तों, LCA नेवी का। और ये LCA तेजस मार्क 1A, जिसके लिए मतलब अभी मतलब GE-F404 इंजन मंगाया गया ना, उसके लिए है। ठीक है, इनहेंस वर्जन ऑफ तेजस मार्क 1। ठीक है, अब थोड़ा सा फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर। एक्चुअली क्या है, इससे पहले मैंने बात की थी दोस्तों कि जैसे इंपोर्ट हटाया गया था, 11% जो इंपोर्ट आया था। एक्चुअली क्या है, इंपोर्ट हटाने से क्या होगा ना, जैसे कि हम लोग कंजप्शन भी बहुत करते हैं ना कॉटन का, अभी हाल फिलहाल में 1 महीने के लिए इसलिए हटाया गया है, ताकि जैसे 1 महीने तक अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो तब तक के लिए इसके ऊपर इंपोर्ट हटा दिया गया है कॉटन फिर से। ठीक है, ताकि मतलब जब तक सीजन ना आए तब तक मतलब किसी को दिक्कत ना हो, है ना, सेक्टर को। तो कॉटन इन इंडिया थोड़ा सा बताना उसमें भूल गया था दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इंडिया की नंबर 1 एरिया, मतलब समझ लीजिए इंडिया जो है पूरी दुनिया में जितना कॉटन उगाया जाता है एरिया पे, उस एरिया को अगर आप देखोगे एकड़ के हिसाब, तो 40% जो वर्ल्ड का कॉटन एकरेज है, मतलब एकड़ वाला ही मान लीजिए। ठीक है, वो 40% लैंड जो है, सिर्फ जो मतलब लैंड मतलब कॉटन उगाने के लिए यूज होती है, उनमें से 40% लैंड इंडिया ही यूज करता है। ठीक है, अब इंडिया नंबर 2 इन वर्ल्ड अब प्रोडक्शन के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे है। ठीक, और इसके जोन कौन से हैं दोस्तों? तो जोन देखेंगे तो 3 जोन है। ठीक है, तीनों इधर साइड ही सटे हुए हैं, मतलब आप समझ लीजिए रेन फेड वाले एरिया, जैसे नॉर्थ में आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, सेंट्रल में आपका गुजरात हो गया, आपका ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश होगा, साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। आप ये समझ लीजिए सब इसी साइड है, मतलब आप वेस्ट साइड में ही है सब सटे हुए। ठीक, और ये जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, गुजरात जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। ठीक है, अब दोस्तों, अब प्रोड्यूसर भले वो सेकंड नंबर पे आता हो, पर जब यील्ड की बात आ रही है, मतलब जब उसको निकाला जाता है, तो जब पूरा मतलब सारा प्रोसेस होने के बाद जो ही प्रॉपर बनती है, तो वो पर हेक्टेयर के हिसाब से बहुत कम निकलती है। मतलब ये समझ लीजिए यील्ड के हिसाब से इंडिया का बहुत बेकार रैंक है, वो 39 है, मतलब 450 kg पर हेक्टेयर ही निकल पाता है। ठीक है, और कंजप्शन में हम लोग सेकंड रैंक पे हैं। ठीक है, कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल जो, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो कॉटन में लगे लोग हैं ना, ये समझ लीजिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है
एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर अगर छोड़ देंगे तो उसके बाद सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो है यही कॉटन वाला, जो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल है ना, वही देते हैं, ठीक है, लोगों को। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया जो है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे चारों तरह की जो कॉटन है उगाई जाती है। जैसे गॉसिपियम, ये इसका साइंटिफिक नेम इसी से है, गॉसिपियम से, ठीक है। तो गॉसिपियम एरोबिरियम हो गया, गॉसिपियम बारबाडेंस हो गई, इजिप्टियन कॉटन है, ये गॉसिपियम आपका ये हो गया, हर्बेसियम ये एशियन कॉटन है, ये गॉसिपियम आपका ये हो गया हिरसुटम, ये अमेरिकन अपलैंड, मतलब अमेरिकन का है, ठीक है। ये गॉसिपियम वाई होगा दोस्तों, ये भी वाई होगा और ये भी वाई होगा, ठीक है। अब कॉटन क्या है, कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, मैं समझ रहा हूँ दोस्तों आप क्या समझ रहे हो, वो भी होता है, पर ये क्या है, व्हाइट गोल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप जान लीजिए ये मेजर कोई कैश क्रॉप है, ठीक, वो तो है ही ऑब्वियस सी बात। और ये उसके बाद इसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम एसपीपी। नेचर्स का सर्व है, मतलब एक तरह की घास है दोस्तों, है ना, मतलब झाड़ी है, झाड़ी घास की झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। नेटिव किसके, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये मतलब वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में और उसके साथ में, ठीक है, वाले एरिया सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जान लीजिए एक मतलब बीटी कॉटन बनाया गया था इंडिया में, ठीक है, मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो होते हैं ना, वो किससे बनाया गया था, तो ये जी हिस्टम से ही, ये जी हिस्टम जो है अमेरिकन वाली कॉटन है, इसी से बनाया गया था, ठीक है। 90% ऑफ द इंडियन हाइब्रिड कॉटन बेसिस क्या है बीटी कॉटन का, यही है जी हिस्टम, ठीक। अब बीटी कॉटन क्या है दोस्तों, ये 2002 में मतलब लाया गया था, बनाया गया था, ठीक है, अप्रूव किया गया था कि सब एक्चुअली क्या है, बीटी कॉटन जो है ना, कुछ बीमारी जो पहले बीमारियां होती थी कॉटन में जिसका कंजप्शन कम कर देती थी, यील्ड कम मिलता था, उन बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है। वो बीमारियां कैसे होती थी, जैसे मतलब जो बॉल वर्म हो गया उनसे बचाने के लिए, लीफ वर्म हो गया, फॉल आर्मी वर्म हो गया, ठीक है। मेथड कौन से यूज होते हैं, बॉल गार्ड फर्स्ट, मतलब बीटी कॉटन बनाने के लिए, उसके बाद बॉल गार्ड सेकंड हो गया टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और ये किस कौन अप्रूव करता है दोस्तों, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर जो भी बनाया जाता है क्रॉप्स या फिर कुछ भी बनाया जाता है, तो वो ये अप्रूव करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये इसी जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले काम सेक्टर में ही काम करता है। ये किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और उसके बाद आपका एक मिशन भी काम है जिसके लिए बजट इस बार अनाउंस हुआ है दोस्तों, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये 5 साल का टारगेट रखा गया है, 5 साल का मिशन है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में। इसमें 5 VF विजन रखा गया, जैसे फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन, ये एक टारगेट रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसको मतलब यूज़ किया जाएगा। एक्स्ट्रा जो लंबे होते हैं ना, लंबे वाले जो कॉटन होते हैं उसको उनको बनाने प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जाएगी, ठीक। उसके बाद आपका फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है अजय कुमार भुल्लर जी। एक्चुअली क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का भी, मतलब ये मणिपुर के तो 22वें गवर्नर ही हैं, पर इनको अभी नागालैंड का भी मतलब चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्यों दिया गया, क्योंकि जो ला गणेशन है जो गवर्नर थे मतलब ये नागालैंड के, वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, तो इसीलिए नागालैंड और मणिपुर दोनों के गवर्नर कौन है अभी, अजय कुमार भल्ला जी हैं, ठीक है। न्यू अपॉइंटमेंट जो अभी हाल फिलहाल में पहले हुई थी, पर ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल ध्यान हो तो पूछ सकता है न्यूज मतलब एग्जाम में, ठीक है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है, कविंदर गुप्ता। हरियाणा के गवर्नर कौन बने हैं, असीम कुमार घोष। और गोवा के पी अशोक गजपति राजू, ये भी गवर्नर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए जो स्टैटिक पोर्शन में किस जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, पर गवर्नर को जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो आर्टिकल 155 के तहत करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 239 के तहत। और एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 7th है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था। इसके तहत ये कहा गया है कि एक आदमी एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। इसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने इस पर ड्रोन से अटैक किया, ठीक है। ये किसका है दोस्तों, ये रशिया का। अगर आप लोकेशन देखेंगे ना, ये देखिए आप लोग को इसमें देखिएगा, है ना, एक सेकंड में लाइट बंद कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एशिया का मतलब ये रशिया का मतलब जो जितने भी मतलब न्यूक्लियर प्लांट है वो हैं, जैसे जैसे येलो वाले तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, ग्रीन वाले प्लांट हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑपरेटिंग जो चल रहे हैं उनमें से ये सारे हैं, ठीक है। और यही ऑपरेटिंग में ये वाला है कुर्स्क वाला, ठीक है। उसके बाद अगर यूक्रेन का देखेंगे, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैप्रोजेजिया, ये भी एक न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर हमला हुआ था, पर रशिया भी मना कर रहा है कि उसने नहीं किया था, और यूक्रेन कह रहा था भाई हमारा है, हम क्यों करेंगे इसमें, ठीक है। क्रीमिया भी यहाँ के इस तरफ वाले एरिया जो है रशिया ने मतलब कैप्चर कर चुका है, ठीक है। तो मतलब ये जैप्रोजेजिया वो ऑब्वियसली मतलब अंडर इसी के है रशिया में, पर है यूक्रेन का, ठीक है। क्रीमिया तो बहुत पहले के लिए था जिससे उसको G7 से भी निकाल दिया था किसको, मतलब रशिया को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही है। उसके बाद आप समझ लीजिए 7th न्यूज़ क्या है। 7th न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में क्या है कि मतलब एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, मतलब एक CM को किसी ने जाके मतलब
मतलब थप्पड़ उप्पड़ मारने वाली बात हो रही है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी, सिक्योरिटी इश्यू वाला। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। तो जो सीएम है रेखा गुप्ता जी हैं, ठीक है, दिल्ली की हैं, तो उन्हीं के बारे में है थोड़ा सा। अब उनकी सिक्योरिटी को क्या कर दिया गया है कि मतलब अपग्रेड करके जेड प्लस सिक्योरिटी कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन आप जान लीजिए कि इंडिया में कितनी तरह की कैटेगरीज हैं सिक्योरिटीज की। तो ये जान लीजिए, सबसे पहली कैटेगरी है एसपीजी, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये पूरा एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ पीएम के लिए है, मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं के लिए है। और ये काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इनके लोगों की कितनी संख्या है क्या है ये सब नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, सब क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी पीएम मोदी जी हैं तो इनको दिया जाता है। ठीक है, 1988 में मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मतलब हुआ था, और लगभग 3000 से भी ज़्यादा, मतलब आइडिया नहीं है उतना, पर यह कि सारे के सारे जितने भी इसमें होते हैं पर्सनल्स, वो सब इसी में इन्हीं के मतलब सिक्योरिटी में होते हैं, किसके, पीएम के, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है जेड प्लस सिक्योरिटी, जैसे सलमान खान को ये वाली सिक्योरिटी मिली है। ठीक है, इसमें एनएसजी कमांडो जो होंगे दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कमांडो 10+ होते हैं। उसके बाद टोटल जो पर्सनल होते हैं वो 55 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जेड सिक्योरिटी किसके, जेड सिक्योरिटी में कितने कमांडोज होते हैं, तो एनएसजी कमांडोज 4 से 6 होते हैं। टोटल जो पर्सनल होते हैं वो 22 मिलते हैं। और वाई प्लस में आपका हो जाता है एनएसजी कमांडोज 2 से 4, टोटल कितने पर्सनल मिलते हैं, 11। वाई वाले होता है फिफ्थ वाला, मतलब फिफ्थ नंबर पे आता है, ये एनएसजी कमांडो 1 से 2 होते हैं, टोटल 8 मिलते हैं। ठीक है, एक्स वाले एनएसजी कमांडो इसमें एक भी नहीं होता, पर यह है कि सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो मिलते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, टोटल पर्सनल भी होते हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, अब ये जान लीजिए, रेखा गुप्ता जी वही है कि मतलब इनकी सिक्योरिटी अपग्रेड करके जेड प्लेस कर दी गई है। और इसमें जानने वाली बात क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पीएम की बात तो कर दी, बाकी जो मिनिस्टर हैं या फिर वीवीआईपी हैं, इन सब की बात कर ली। अब ये जान लीजिए, सबसे बड़े जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है दोस्तों। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी सिक्योरिटी की इंश्योर कौन करता है, वो करता है द प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड, पीबीडी मतलब पीबीजी। ये मतलब जो वेरेन हेस्टिंग है उस समय बनाया गया था, मतलब जो मतलब गवर्नर जनरल होते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, मतलब उनके लिए बॉडी गार्ड थी। ठीक है, ये तो पीबीजी आप जान लिए, प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है। ये समझ लीजिए इनका पूरा बटालियन जो है राष्ट्रपति भवन में ही रहता है पूरा, मतलब वो सारी चीज़ें यही मतलब टैकल करते हैं इनके लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्हीं के इर्द गिर्द मतलब जो भी करना है ये सब यही करते हैं। ठीक है, द मोस्ट सीनियर यूनिट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड आल्सो द ओल्डेस्ट, मतलब सबसे सीनियर और सबसे पुरानी अगर कोई ब्रांच है, मतलब यूनिट है इंडियन आर्मी में, तो वो यही है, इंडियन आर्म फोर्सेज में तो यही है। ठीक है, सर्व्स एज अ सेरेमोनियल यूनिट। ठीक है, बट कैन आल्सो डिप्लॉयड ड्यूरिंग वॉर, मतलब सेरेमोनियल यूनिट की तरह ज़्यादा सर्व करती है, पर यह है कि अगर वॉर और होता है तो उसमें मतलब पैरा ट्रूपर वाली ट्रेनिंग रहती है इनकी। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, न्यू दिल्ली में। ठीक है, रहते क्या मतलब पूरा राष्ट्रपति वहीं रहते, तो इनका काम वहीं हो गया। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल को ब्रिटिश एरिया में, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उस समय, मतलब गवर्नर जनरल को बॉडी गार्ड देते थे, बॉडी गार्ड करते थे ये लोग। फिर एट्थ न्यूज और एट्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों LMLB। ये क्या है, अभी हाल मतलब बना नहीं है, पर ये बनाया जा रहा है। वो कहा जा रहा है ये इंडिया का और या फिर इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट होगा, जो कि 2035 तक लॉन्च होगा। इसमें कहा जा रहा है कम से कम ये 80 टन का वजन कैरी कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट तक। ठीक है, उसके बाद आपका अगर मतलब मून तक अगर देखेंगे तो 27 टन तक का वेट ये कैरी कर सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 3 स्टेजेस में ये काम करेगा दोस्तों। पहले 2 स्टेजेस में इसके पास जो मतलब प्रोपेलेंट होगा वो फ्लूइड होगा, और थर्ड वाले में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट होगा, मतलब फ्लूइड वाला जो फ्यूल होता है ना उसको यूज करेंगे, और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक होगा। क्रायोजेनिक इसलिए है, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट मतलब क्या होगा दोस्तों आप समझिए, इसमें 2 चीज़ होगा, जैसे कि एक होगा लिक्विड ऑक्सीजन, एक हो गया लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन क्या है कि ये लिक्विड ऑक्सीजन जो एक्सीडाइजर काम करेगा, क्योंकि वो जैसे एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे तो मतलब ऑक्सीजन तो रहता नहीं है, तो उसमें ये ऑक्सीडाइजर काम करेगा, और लिक्विड हाइड्रोजन जो है ये फ्यूल का काम करेगा। दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एनर्जी बनेगी, और मतलब पुश करेंगे, प्रोपेलेंट होंगे, और मतलब आगे पुश होगा रॉकेट, और जो मतलब बाई प्रोडक्ट होगा वो भी क्लीन होगा, मतलब एक वाटर वेपर निकलेगा। ठीक है, अब क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्लीन भी होता है, और ये मतलब समझ लीजिए -150 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे वाला मतलब 180 डिग्री सेल्सियस, मतलब -180 डिग्री सेल्सियस तक भी रखा जाता है, ताकि इनको क्या है ना, एक मतलब आप समझ लो कि इनके लिक्विड स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो सब्सटेंसेस स्टोर्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर टू मेंटेन अ लिक्विड स्टेट, किसको, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइमरी यूज फॉर रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, फॉर प्रोपल्सन, मतलब प्रोपल्सन मतलब किसी को मतलब आगे धकेलने के लिए एक एनर्जी होती है जो धकेलती है, वही एनर्जी प्रोपल्सन कहलाती है। इसरो के कुछ और लॉन्च व्हीकल हैं, बस आप जान लीजिए दोस्तों, जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये पेलोड 1750 तक ले जा सकता है। GSLV हो गया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये नाम से पता चला है कहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, ये पेलोड 2250 तक हो सकता है। लॉन्च व्हीकल जो है ये हैवीएस्ट वाला दोस्तों समझ लो, सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये यूज होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, पेलोड इसका 4000 kg तक हो सकता है। ठीक है, चंद्रयान 2, 3, गगनयान भी इसी से प्लान किया जा रहा है, तो इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का यूज होगा। ठीक है, और एक होता है छोटे मोटे जो सैटेलाइट होते हैं लॉन्च करने के लिए, तो वो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पेलोड 500 kg तक होता है। ठीक, उसके बाद आता है 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर। ये है आपका किलाऊ वोल्केनो। किलाऊ वोल्केनो अभी हाल फिलहाल न्यूज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इरप्शन हुआ है दोस्तों, समझ रहे। अब किलाऊ वोल्केनो आप देखेंगे तो ये रहा,
किला हुआ वोल्केनो, ठीक है। ये हवाई में है। हवाई किसका है दोस्तों? ये यूएसए का। अब जान लीजिए जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो यहाँ पे एक पर्ल हार्बर था, मतलब एक बेस था, ठीक, इसका मतलब यूएसए का, जिसपे हमला किया था जापान, जिसके बाद यूएसए भी मतलब मैदान में उतरा वर्ल्ड वॉर 2 में, और उसने उसके ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया 6 और 9 तारीख को गिरा था ना, लिटिल बॉय नाम से, वो ये फैट बॉय, ठीक है। तो कब आज तक मतलब वहाँ के लोग मतलब लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं और अभी तक डिफेक्ट है उसका है, ठीक है। तो किलो आइलैंड आप देख लीजिए। तो और ये एक चीज़ जान रखिए, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो अगर कोई है तो वो है बैरन आइलैंड, वो भी इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूज़ है, लास्ट करंट अफेयर है आपका वाराणसी। ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे पहला इंडिया का रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मतलब ऐसा सोलर पैनल जो कि मतलब जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे यूज़ करो, उसको उसको डिटैच कर दो, इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। मतलब दो ट्रेनों के जो पटरियों के बीच में रखा जाएगा और यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही था आज की करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।